ओके, तो अभी तक हम लोग एंटीबॉडी का जीन यानी इम्यूनोग्लोबुलिन का जीन, ओके, एंड दैट जीन इज डिवाइडेड इनटू मेनी सेगमेंट्स, जीन सेगमेंट्स। तो हम लोगों ने लैम्डा, कपा एंड हैवी चेन के जीन सेगमेंट्स का अरेंजमेंट जर्म लाइन में हम लोगों ने देख लिया है, समझ लिए हैं, ठीक है, ओके। Now we will see how the antibody diversity is generated, the mechanism of this VDJ recombination, यानी D को ब्रैकेट में इसलिए लिखा क्योंकि D is present only in the heavy chain and in the light chain V and J segments are present. तो लाइट चेन में जब रिकॉम्बिनेशन होगा तो एक भी सेगमेंट आउट ऑफ मेनी, जैसे कपा में आपको याद हो अगर, तो हाउ मेनी V segments were there in kappa light chain? There were 91 V segments in the kappa light chain, and there were 5 J segments. Out of that, only 4 were functional. So one of V and one of J will be recombined. Why this is called as recombination? Because पहले भी तो ये कंबाइंड था ही, जैसे बहुत सारे, आपको दिख रहा है मेरा ड्राइंग, बहुत सारे भी सेगमेंट दिख रहा है। यस सर। हम कपा लाइट चेन की बात अभी कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग। बहुत सारे भी सेगमेंट्स और बहुत सारे जे सेगमेंट्स एक डीएनए पर ही है, जर्म लाइन डीएनए पर ही है, ओके। एंड दिस अभी भी ये जर्म लाइन डीएनए में भी है, तो बहुत सारे भी और बहुत सारे जे और ये सब क्या है, जुड़ा हुआ ही तो है, डीएनए में ही तो प्रेजेंट है, भले ही बहुत दूर दूर है और बहुत सारे हैं, ठीक है। ये जीन सेगमेंट्स बहुत दूर दूर है और बहुत सारे हैं, तो ये है तो ज्वाइन। अब इनका रीज्वाइनिंग होगा, रिकॉम्बिनेशन, दिस इज कॉम्बिनेशन, फिर रिकॉम्बिनेशन होगा। दैट मीन्स वन ऑफ वी, out of these many, one of V will be joined with one of J segment. Okay, so now this is recombined. That's why it is called as recombination. तो ये तो बात हो गई लाइट चेन की, और हैवी चेन में एक एक्स्ट्रा जीन सेगमेंट है, that is the diversity region. J stands for joining region, V stands for variable region, डायवर्सिटी रीजन। तो प्रोटीन में जो वेरिएबल रीजन है, दैट रीजन इज एनकोडेड बाय VDJ segment which is present in the gene in the case of heavy chain. आपको लास्ट क्लास में बता दिए, प्रोटीन लेवल पर जो वेरिएबल रीजन है वो जीन सेगमेंट में, लाइट चेन में, वो कहां से आ रहा है, VJ सेगमेंट से ज्वाइन होकर, और हैवी चेन में जो वेरिएबल रीजन है एट द प्रोटीन लेवल, वो जीन लेवल पर कहां से आ रहा है, VDJ के ज्वाइन होने के बाद। तो दिस V इज डिफरेंट देन दिस V। अंडरस्टूड? रिकॉर्डिंग ऑन है क्या? यस सर। आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्लियर है? यस सर। ओके, तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि VDJ का रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, क्योंकि पहले भी वो कॉम्बिनेशन में था, लेकिन कैसा कॉम्बिनेशन में था, सब रैंडमली अरेंज्ड है, देयर आर मेनी जीन सेगमेंट्स। अब वो रिकम्बाइन होकर के, सजा करके एक भी और एक ही जे दोनों करीब करीब आ जाएगा, और बीच का जो एक्स्ट्रा रीजन है वो स्प्लाइस्ड आउट हो जाएगा। सपोज दिस V and this J is joining, then this whole segment of this DNA, this portion of the DNA
which is coming into between these gene segments, which is destined for the recombination, and the falling region between these two gene segments will be spliced out at the DNA level only in maturing B lymphocytes. So in the mature B lymphocyte, you will not find this region. In that type of B lymphocyte. Suppose in another B lymphocyte, if this V and this J is recombining, then this region will be eliminated out and spliced out. So this we will see in the next section. This will be more clear to you. कैसे ये recombination हो रहा है? आगे बढ़े? Yes, sir. Okay. So what it says about the mechanism of VDJ recombination? First point is, I have already made this clear to you. In VDJ recombination, the DNA encoding a complete antibody variable region. अभी बता दिए VDJ recombination जो है DNA जो है एनकोडिंग DNA एनकोड कर रहा है कंप्लीट प्रोटीन लेवल पर एंटीबॉडी के लेवल पर वेरिएबल रीजन, और वो वेरिएबल रीजन कहां से आ रहा है प्रोटीन लेवल पर? इज असेंबल्ड फ्रॉम VD and J in the heavy chain and or V and J in light chain segments that are initially separated by many kilobases of DNA. दिखा दिए बहुत सारा किलोबेसेस ऑफ DNA के बाद ये सेपरेटेड है। अब इसमें से एक J, एक V या एक V, एक D और या एक J आके कंबाइन होगा और दैट विल बिकम द फंक्शनल जीन and that mature lymphocyte after the activation of this and differentiation of that lymphocyte will release that kind of antibody. ठीक है, that particular kind of antibody. तो एक बार फिर से आपको रिकॉल करा देते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं मैच्योर lymphocytes की, that means mature B lymphocyte, that means the lymphocyte which has come out of the spleen, because the final maturation step takes place in the spleen, and that after that mature B lymphocytes enter the peripheral circulation and goes to the lymph node where it rests, okay, till its activation. And it doesn't rest in only one lymph node, it circulates, okay, one lymph node to another lymph node, then another lymph node, then another lymph node, till it finds the suitable antigen to get activated. And after that, so in that lymphocyte, which is resting in the lymph node, is having a functional gene, and that lymphocyte is also expressing the receptor of that particular type B cell receptor on its surface. And that B cell receptor is coming from which gene? After the recombination of this V, D, and J segments of the light and heavy chains. Okay. Bone marrow से निकलने के बाद B lymphocyte is immature only. Bone marrow में hematopoietic stem cells से through various stages, cells developmental stages, and each developmental stage is because of the various transcription factors, cytokines. The developmental stages are pushed forward, and in these developmental stages this gene recombination takes place. तो बोन मैरो से निकलने के बाद स्प्लीन में एंटर करने से पहले ओके क्या हुआ, तब तक जीन रीअरेंजमेंट हो गया। T1 स्टेज जब बोन मैरो से निकला एंड T2 स्टेज जहां पर नेगेटिव सिलेक्शन हो रहा है सेल्फ रिएक्टिव एंटीबॉडीज का, ये कहाँ हो रहा है? स्प्लीन में। और इस प्रक्रिया के बाद वो हो जाएगा मैच्योर लिम्फोसाइट। मैच्योर लिम्फोसाइट मैच्योर तो हो गया लेकिन एक्टिवेटेड नहीं है, वो जब तक उसको एंटीजन नहीं मिलेगा नहीं एक्टिवेट होगा, क्योंकि एंटीजन के एब्सेंस में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना क्या है? गुनाह है, एंड दैट विल लीड टू कैंसर।
आगे चले, एंटीबॉडी तभी बनेगा जब एंटीजन आएगा। ओके, आगे चले, कुछ पूछना है कि नहीं को? No, sir. ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है, ईच डेवलपिंग बी सेल्स जनरेट ए नोवेल पेयर ऑफ वेरिएबल रीजन जीन्स बाय रिकॉम्बिनेशन एट द लेवल ऑफ जीनोमिक डीएनए। तो अभी हम जब डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, एंटीबॉडी डाइवर्सिटी, एंटीबॉडी में जो डाइवर्सिटी है वो कहाँ से आ रहा है? वेरिएबल रीजन से ही आ रहा है। कांस्टेंट रीजन जो है वो तो किसका है? हैवी चेन का कांस्टेंट रीजन अलग अलग है। लाइट चेन का कांस्टेंट रीजन क्या था? कप्पा में एक ही तरह का है कांस्टेंट रीजन, और लैम्ब्डा में 3 तरह के जेसी पेयर्स थे, तो 3 ही तरह के हुए। और एक और तरह का जेसी पेयर है, बट एक जे नॉन फंक्शनल है, इसके वजह से दैट जेसी पेयर इज बिकम्स नॉन फंक्शनल। और हैवी चेन में जो कांस्टेंट रीजन था कितना तरह का था? 8 तरह के थे कांस्टेंट रीजन। Yes, sir. तो वो कांस्टेंट रीजन है दैट इज रेस्पॉन्सिबल, और कांस्टेंट रीजन इन द हैवी चेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? क्लास ऑफ द एंटीबॉडी। So antibody is belonging to which class is determined by the constant region which is present in the heavy chain. But the variability, that is the diversity of the antibody will react with the different kinds of antigen. Okay, the specificity comes from this. From where? CDR1, CDR2 and CDR3 regions at the protein level. All these 3 variable regions, CD diversity, which is complement, and CDR1 and CDR3 and 6 CDRs, that is the 3 CDRs in the light chain and 3 CDRs in the heavy chain, that constitute a paratope, and that paratope binds with the epitope. So this variability comes from the वेरिएबल रीजन। सो तो हम जब भी अभी अब बात करेंगे कांस्टेंट रीजन को, आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा, हम क्योंकि एंटीबॉडी डाइवर्सिटी जो आ रहा है वो वेरिएबल रीजन वीडीजे रिकॉम्बिनेशन से ही आ रहा है। ठीक है, कांस्टेंट रीजन को अभी रूल आउट, ओमिट करके चलो, क्योंकि हम डाइवर्सिटी देख रहे हैं। एंटीबॉडी डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ इट्स स्पेसिफिसिटी टुवर्ड्स द एंटीजन। ये एंटीबॉडी डाइवर्सिटी क्लास के संदर्भ में नहीं है। एंटीबॉडी जैसे आईजीजी, आईजीडी, आईजीए, आईजीएम उस क्लास के संदर्भ में नहीं है। ये एंटीबॉडी डाइवर्सिटी पैराटोप के संदर्भ में है। ओके, आगे चले। सो कह रहा है डेवलपिंग बी सेल जो है जनरेट करता है एक नोवल पेयर ऑफ वेरिएबल रीजन जीन्स। तो ये बात कर रहा है अभी लाइट चेन का नोवल पेयर, यानी बहुत सारे वी में से एक वी और एक वीजे पेयर हुआ। ठीक है, बहुत सारे जे में से एक जे, बहुत सारे जे नहीं, कुछ जे में से एक जे, तो एक वी और एक जे का एक नोवल पेयर हुआ। और वो नोवल पेयर जो है जनरेट्स वेरिएबल रीजन ऑफ जीन बाय रिकॉम्बिनेशन एट द लेवल ऑफ द जीनोमिक डीएनए। जीनोमिक डीएनए पर रिकॉम्बिनेशन हुआ, और उस नोवल पेयर के बीच में जितने भी सेगमेंट्स पड़े वो सब स्प्लाइस्ड आउट हो गए। आगे के फिगर में हम लोग देखें यह पूरा प्रक्रिया जो है रिकॉम्बिनेशन का। अच्छा स्नेहा म्यूट कर, म्यूट इट। अब आप लोग ध्यान से समझिए, दो सिस्टम रिक्वायर्ड इस पूरे रिकॉम्बिनेशन के लिए। 2 की एलिमेंट्स हैं, यानी उस रिकॉम्बिनेशन को करने वाले प्रोटीन्स और एंजाइम्स। पहली बात ये तो चाहिए। दूसरा, उस रिकॉम्बिनेशन को पहचानने वाले, यानी रिकॉम्बिनेशन कहां पर होगा। जैसे एक वी का दूसरे वी के साथ रिकॉम्बिनेशन नहीं हो जाएगा, हमेशा वी का जे के साथ ही रिकॉम्बिनेशन होगा। ऐसा नहीं है कि 2 जे का रिकॉम्बिनेशन हो गया ये पेयर बन गया, नो। एक वी का दूसरे वी के साथ पेयर बन जाए, नो। किसी भी वी का किसी भी जे के साथ पेयर बने, यस। ठीक है, ये वी एन मान लो और जे एन डैश।
ये पेयर होना चाहिए, नोबल पेयर। तो ये सब डिसफंक्शनल है। तो इसको पहचानने के लिए, ठीक है, कुछ सीक्वेंस की आवश्यकता होगी जो कि पहचाने कि ये V का रीजन खत्म हुआ, बाउंड्री है, एंड दिस इज द J बाउंड्री, एंड दिस बॉन्ड, ये दोनों बाउंड्री को एक कर देना है, ठीक है। यानी और V के बाउंड्री और दो V का बाउंड्री ये एक जैसा हो जाएगा तो ये बाइंड नहीं करेगा। दीज टू बाउंड्रीज विल फिट ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। दीज टू बाउंड्रीज विल नॉट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, ये बाउंड्री भी कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा। तो कुछ स्पेशल सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट होना चाहिए, कहां पर, V के सेगमेंट के डाउन स्ट्रीम में। यानी V सेगमेंट है, ये कोडिंग रीजन, जीन सेगमेंट, और V के बाद आप नोटिस किए होंगे नॉन कोडिंग रीजन था, दूसरा V के पहले। इस नॉन कोडिंग रीजन में कुछ सीक्वेंस हैं जो सीक्वेंस इसको गाइड करते हैं, बताते हैं, बाउंड्री कर दिया, मार्क कर दिया कि दैट दिस इज द एंड ऑफ द V सेगमेंट। हर V सेगमेंट के डाउन स्ट्रीम में देयर इज ए सिग्नल सीक्वेंस। उसी तरह हर J के पहले, अब ये J के पहले बाउंड्री है, हर J के पहले भी देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ सिग्नल सीक्वेंस। समझ में आ रहा बात? और ये दोनों Yes, sir. सिग्नल सीक्वेंस जो है ये फिट कर जाते हैं एक दूसरे से, एंड दीज सिग्नल सीक्वेंसेस आर हाईली कंजर्व्ड, हाईली कंजर्व्ड, not even a variation of one nucleotide. These signal sequences are highly conserved in the animal kingdom. तो हर एनिमल में एक ही सीक्वेंस है, और आगे हम बताएंगे ये सिग्नल सीक्वेंस किस तरह के हैं। तो पहले आप सिर्फ सिग्नल सीक्वेंस इस नाम से ही वाकिफ हो जाओ कि ये सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट है, जिसकी वजह से V जो है, अब V के लास्ट में क्या है, दूसरा V के लास्ट में भी सिग्नल सीक्वेंस है। ये मान लो रेड वाला V के लास्ट वाला सिग्नल सीक्वेंस है, तो एक V दूसरे V से ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि इस V के डाउन स्ट्रीम में है, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ, और वो सिग्नल सीक्वेंस एक ही है, बस उस सीक्वेंस का ओरिएंटेशन अलग अलग है। तो इसका ओरिएंटेशन एक तरफ है और इसके डाउन स्ट्रीम, तो इस वजह से दो V ज्वाइन नहीं कर सकते, और दो J भी उसी वजह से ज्वाइन नहीं कर सकते। लेकिन V और J, क्योंकि J के अपस्ट्रीम में है और V के डाउन स्ट्रीम में, एंड दीज टू सिग्नल सीक्वेंसेस कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, सो VJ recombination occurs. But JJ recombination will not occur, VV recombination will not occur, क्योंकि JJ के, हर JJ के अपस्ट्रीम में है, तो दो J के अपस्ट्रीम में सिग्नल सीक्वेंस हो जाएगा, तो वो ज्वाइन नहीं कर सकता। लेकिन VJ recombination can take place. Any V can join with any J. Is that clear to you? Yes, sir. अब देखिए, ये तो बात हो गया सिग्नल सीक्वेंस की। अब इसको करने वाले भी तो चाहिए। सीक्वेंस इज प्रेजेंट इन DNA, नॉन कोडिंग रीजन जो है, दो जीन सेगमेंट्स के बीच में नॉन कोडिंग रीजन है, वहां उसके अंदर सिग्नल सीक्वेंस है। और लेकिन उस सिग्नल सीक्वेंस को रीड करने के लिए एंजाइम एंड प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड। सो यही कह रहा है कि रिकॉम्बिनेशन इज कैटलाइज्ड बाय ए सेट ऑफ एंजाइम्स, many of which are also involved in DNA repair function. ये सारे एंजाइम जो हैं DNA रिपेयर में भी इन्वॉल्व हैं, और ये यहाँ पर भी रिकॉम्बिनेशन में भी इन्वॉल्व है, and is directed to the appropriate site on Ig gene by recognition of specific DNA sequence motifs called recombination signal sequences, RSS. तो ये रिकॉम्बिनेशन सिग्नल सीक्वेंस नॉन कोडिंग रीजन में ही है, और इसको पहचानने के लिए और DNA को काटने के लिए
इसमें अब बहुत कटाई छटाई होगा, ये पूरा दर्जी का काम यहाँ होगा। यानी डीएनए का कटिंग होगा, स्प्लाइसिंग होगा, लाइगेशन होगा, ओके, फिर न्यूक्लियोटाइड का एडिशन भी होगा। तो बहुत सारे इसमें कटिंग छटिंग हो गए आप देखेंगे। और ये सबको करने के लिए प्रोटीन्स और एंजाइम्स आर देयर। सो ये टेबल 7.3 है, ये सारे प्रोटीन और एंजाइम का लिस्ट है जो कि इन्वॉल्व है। आगे हम लोग इस सबको देखेंगे कि कौन कौन कहाँ कहाँ पर इन्वॉल्व है। ओके, तो एक बार अभी आप लोग नाम से वाकिफ हो जाइए। द फर्स्ट वन, द फॉरमोस्ट, द इम्पोर्टेंट वन, सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे पहले एक्शन में जो आता है उसका नाम है राग 1 एंड राग 2। दिख रहा है टेबल 7.3? Yes, sir. ओके, तो इसका नाम है राग 1 इज रिस्पॉन्सिबल रिकॉम्बिनेशन एक्टिवेटिंग जीन। ये जीन के नाम पर इसका नाम, क्योंकि राग 1 एंड राग 2 का भी अपना जीन है। हर प्रोटीन एंजाइम का भी अपना जीन होगा ही। तो इसका जीन जो है वो बहुत ही नजदीक में है, सेपरेटेड बाय ओनली 8 kb, और दोनों जीन एक्सप्रेस होता है इन मैच्योरिंग बी लिम्फोसाइट्स इन बोन मैरो। वहां पर इसके जीन एक्सप्रेस होते हैं। और ये क्या करते हैं, देखो नाम फंक्शन में लिखा लिम्फॉइड स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स ऑफ 2 प्रोटीन्स दैट कैटलाइज लिम्फॉइड स्पेसिफिक, यानी ये सिर्फ लिम्फोसाइट्स में ही एक्सप्रेस होते हैं राग 1 एंड 2। स्किन सेल, लंग सेल, कार्डियक सेल या अदर टाइप ऑफ लिम्फॉइड मतलब बी सेल में और टी सेल दोनों में एक्सप्रेस होते हैं। तो अलग जैसे डेंड्राइटिक सेल, मेगाकैरियोसाइट या अदर टाइप ऑफ सेल्स जो हैं हिमेटोपोएटिक लीनिएज के, उसमें एक्सप्रेस नहीं होते, सिर्फ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। इसलिए लिम्फॉइड स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स, और ये कॉम्प्लेक्स है किसका, राग 1 एंड राग 2 दोनों का। राग 2 जो है वो राग 1 को स्टेबलाइज करता है, इसलिए कॉम्प्लेक्स है ऑफ 2 प्रोटीन्स राग 1 एंड 2 दैट कैट, और इस दोनों के कंबाइंड एक्शन से और भी प्रोटीन्स, इसको एसेसरी प्रोटीन्स लगता है स्टेबलाइज करने के लिए स्ट्रक्चर। लेकिन ये एक क्या करता है, आरएसएस को रिकॉग्नाइज करता है। इस रिकॉम्बिनेशन सिग्नल सीक्वेंस जो प्रेजेंट है नॉन कोडिंग रीजन में, उसको रिकॉग्नाइज करता है राग 1 एंड 2, और उससे बाइंड करके, आगे फिगर में दिखाएंगे, उससे बाइंड करके वो क्या कर रहा है, 2 प्रोटीन्स दैट कैटलाइज डीएनए स्ट्रैंड ब्रेकेज, एक स्ट्रैंड को ब्रेक कर देता है। ओके, एंड रीजॉइन टू फॉर्म सिग्नल एंड कोडिंग ज्वाइंट। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, आगे फिगर में हम दिखाएंगे तब समझ में आएगा। सिग्नल एंड कोडिंग ज्वाइंट को रीजॉइन करता है। तो फिलहाल आप समझ लीजिए राग 1 और राग 1-2 जो कॉम्प्लेक्स है, इसका काम है कि सिग्नल रिकॉम्बिनेशन सिग्नल सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करना और डीएनए स्ट्रैंड को ब्रेक करना और फिर रीजॉइन करना, राग 1-2। सेकेंड कंपोनेंट, और ये भी एंजाइम है, टीडीटी नाम है इसका, सर ये टर्मिनल। जो राग 1 2 है सर, ये कंबाइन ही फंक्शन करेगा, अकेले नहीं कर सकता है? अकेले नहीं कर सकता है, यस, ये दोनों मिल के ही काम करेंगे। ठीक है, ओके सर। जैसे राग 2 जो है, राग 1 जो है क्या होता है कि थ्रू आउट लिम्फॉइड, जैसे ही लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर सेल बन गया, वहां से एक्सप्रेशन चालू हो गया उस सेल में राग 1 का। ठीक है, लेकिन सेल डिवीजन जब हो रहा है, डिफरेंशिएशन एंड सेल डिवीजन थ्रू द वेरियस स्टेजेस, जो प्रो, प्री, पी, ठीक है, ये सब बनते गया बहुत तरह के सेल्स। लास्ट में इमेच्योर बी सेल बना, जो कि बोन मैरो में लास्ट स्टेप इमेच्योर बी सेल, और इमेच्योर बी सेल से फिर मैच्योर स्प्लीन में होगा। तो इमेच्योर बी सेल से पहले तक ये राग 1 एक्सप्रेस होते रहता है, लेकिन राग 2 जो है वो क्या होता है कि वो सेल साइकिल का G0 G1 फेज में ही एक्सप्रेस होता है। तो राग 2 के एक्सप्रेस होने के बाद राग 2 प्रोटीन बनता है, फिर राग 1-2 का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और ये दोनों मिल करके रिकॉम्बिनेशन झटाझट शुरू कर देता है। ओके, और सेकेंड एंजाइम इज टीडीटी। टीडीटी का फुल फॉर्म इज टर्मिनल डीऑक्सी ट्रांसफेरेज है, आगे कहीं नाम होगा इसका। ओके, सर टेम्पलेट इंडिपेंडेंट एंजाइम। हाँ, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट एंजाइम। ओके, क्या है इसका नाम, हाँ,
ठीक है, आएगा आगे चर्चा में। टीडीटी, टीडीटी जो है लिम्फॉइड स्पेसिफिक, ये भी लिम्फॉइड लिनिएज में ही एक्सप्रेस हो रहा है। दैट एड्स एन रीजन न्यूक्लियोटाइड्स टू द ज्वाइंट। दिखाएंगे आपको एन रीजन कहां पर ज्वाइन होता है, बिटवीन जी सेगमेंट्स इन द आईजीजी हैवी चेन एंड एट ऑल ज्वाइंट्स इन द टीसीआरजी सेगमेंट्स। ये न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है। कब ऐड होता है, जब आर्टिमिस के एक्शन के बाद। ये भी आप नहीं समझोगे, सिर्फ नाम समझ लो। आर्टिमिस जो है वो ब्लंट एंड और फ्लैंकिंग रीजन एंड क्रिएट करता है, उसके बाद ये टीडीटी ऐड होता है। टीडीटी जो है न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है, आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। HMG1 and 2 प्रोटीन्स, ठीक है। HMG1 और 2 है आपका हाई मोबिलिटी ग्रुप, HMG स्टैंड्स फॉर दैट, एंड 1 and 2। तो ये जो है स्टेबलाइज करता है, स्टेबलाइज बाइंडिंग ऑफ RAG1-2 टू रिकॉम्बिनेशन सिग्नल सीक्वेंस। RSS के साथ RAG1-2 को बाइंडिंग को स्टेबलाइज कर रहा है HMG, particularly to the 23 base pair RSS, stabilize bend introduced into the 23 base pair spacer DNA by the RAG1-2 proteins। ये अभी आपको नहीं समझ में आएगा, हम एक्सप्लेन करेंगे। 23 बेस पेयर RSS एंड 12 बेस पेयर RSS, दो तरह के RSS होते हैं, ठीक है। समझ लो कि हाई मोबिलिटी ग्रुप 1-2 प्रोटीन जो है RAG1 and 2 का सिग्नल सीक्वेंस के साथ जो बाइंडिंग है उसको स्टेबलाइज करता है। और ये फिर द सेकेंड वन इज हेट्रोडाइमर है, Q70 Q80। हेट्रोडाइमर प्रोटीन इसलिए क्योंकि एक का मोलिकुलर वेट 70 किलो डाल्टन, 80 किलो डाल्टन, और दो प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है। और ये भी जो है बाइंड डीएनए कोडिंग एंड सिग्नल एंड्स एंड होल्ड्स देम इन प्रोटीन डीएनए कॉम्प्लेक्स। तो ये भी प्रोटीन डीएनए कॉम्प्लेक्स को होल्ड करता है। डीएनए पिकीसीज इन कॉम्प्लेक्स विद द कू प्रोटीन्स, इसके साथ रिक्रूट्स एंड फॉस्फोराइलेटेड राइलेट्स आर्टेमिस। आर्टेमिस का बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन है, आर्टेमिस को हेल्प कर रहा है डीएनए पिकेसीज। Q70 Q80 हेल्प कर रहा है, Q70 Q80 HMG1-2 प्रोटीन, ये सब मिलकर हेल्प कर रहा है किसको, RAG1 and 2 को, ठीक है। RAG1-2 कॉम्प्लेक्स को बाइंड करने के लिए डीएनए सीक्वेंस से HMG1-2 Q70 Q80 हेट्रोडाइमर, ये सब RAG2 में लगा हुआ है, इसको मदद कर रहा है। और डीएनए पिकीसीज जो है वो आर्टेमिस को मदद कर रहा है, ठीक है। आर्टेमिस के एक्शन के बाद डीएनए लाइगेज 4 आता है एक्शन में, लेकिन डीएनए लाइगेज 4 ये क्या करेगा, ये सील करता है, जो कट हुआ है उसको जोड़ेगा। लेकिन इसको हेल्प करने के लिए फिर दो एजेंट है, XRCC4 और सरनुनोस, ठीक है। सरनुनोस और XR